हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक में दिए गए चैप्टर प्रधानमंत्री की एक ऑडियो रीडिंग करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि हम बार बार पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो दिमाग से स्किप कर जाती हैं और हम भूल जाते हैं। तो अगर हम ये ऑडियो लेक्चर एक बार सुन लेंगे किताब को पढ़ने के बाद, तो ये हमें चीज़ें जो भूल जाती हैं वे हमें फिर से याद आ जाएंगी। इसी उद्देश्य से ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक में चैप्टर में लिखा गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में केवल राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। इसका मतलब ये है कि संसदीय व्यवस्था में जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं उनका नाम जो है वो राष्ट्रपति के नाम की जाती है, मतलब राष्ट्रपति के नाम से काम किए जाते हैं। लेकिन वास्तविक प्रधान जो होता है, वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। आइए हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। उससे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए भी कहता है। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार 1979 में किया गया था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद चरण सिंह गठबंधन के नेता जो थे वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। एक और स्थिति भी है, जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है, जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। ऐसा तब हुआ जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा किया गया। बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुन लिया था। हालांकि किसी निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल एक नया नेता चुनता है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है। सन 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए, तब एक यथोचित समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरण के लिए चरण सिंह 1979, वीपी सिंह 1989, चंद्रशेखर 1990, पीवी नरसिम्हा राव 1991, अटल बिहारी वाजपेयी 1996, एचडी देवगौड़ा 1996, आई के गुजराल 1997 और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी 1998 इसी प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है और इस समय अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। मतलब यह है कि अगर किसी भी संसद का
जो सदन है उसका कोई भी सदस्य ना भी हो तब भी उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन केवल 6 माह के लिए। 6 माह के में उसको क्या है, बहुमत अपना हासिल करके दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो बहुमत हासिल नहीं कर पाता है तो 6 माह के बाद वह प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी 1966, देवगौड़ा 1996 तथा मनमोहन सिंह 2004 और 2009 राज्यसभा के सदस्य थे। दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि इंडिया में संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, प्रधानमंत्री चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, जो निम्न सदन है, जैसे कि अपने यहाँ लोकसभा निम्न सदन है, उसी प्रकार ब्रिटेन का निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो वहां प्रधानमंत्री क्या होता है, सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स का ही या निम्न सदन का ही सदस्य हो सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम शपथ, पदावधि और वेतन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते समय प्रधानमंत्री कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं श्रद्धा पूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ के रूप में कहता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी बात प्रधानमंत्री के समक्ष लाई जाती है तो वह तब तक उसे किसी से नहीं बताएगा जब तक वह किसी विभागीय मंत्री को बताने के लिए आवश्यक ना हो, ताकि वह उस पर कार्य कर सके। अर्थात वह पूरी गोपनीयता के साथ सभी बातों को अपने तक सीमित रखेगा और तभी दूसरों तक पहुंचाएगा या बताएगा जबकि आवश्यक हो या उस मुद्दे पर किसी विभागीय मंत्री से कोई कार्य करवाना हो। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते, निशुल्क आवास, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त करता है। सन 2001 में संसद ने उसके व्यय विषयक भत्तों को 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह कर दिया। आइए प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में हम बात जानते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कार्य उसका मंत्रिपरिषद के संबंध में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की निम्न शक्तियां हैं। नंबर 1, वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नंबर 2, वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें अपनी इच्छा के अनुसार फेरबदल कर सकता है। तीसरी बात है, वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उससे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। फोर्थ पॉइंट, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। फिफ्थ पॉइंट, वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को निर्देशित करता है और उनमें समन्वय रखता है।
वह पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अन्य शब्दों में कहा जाए कि प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आकस्मिक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री कोई भी कार्य नहीं करेगा और मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों को स्वयं भी त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल रिक्तता उत्पन्न होती है, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। अब राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। उसका दायित्व है कि वह का संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह उसे प्रदान करे। और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। सेकंड पॉइंट है, वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है, अर्थात प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। इस संबंध में वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। नंबर 1, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने या सत्र अवसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अन्य शक्तियां व कार्य। उपरोक्त 3 मुख्य भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की विभिन्न भूमिकाएं भी हैं। नंबर 1, वह नीति आयोग जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और कुछ अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है इत्यादि। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति। भूमिका का वर्णन। यहाँ हम प्रधानमंत्री की भूमिका के वर्णन के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, कई प्रसिद्ध जो राजनीति शास्त्री हैं वे अलग अलग बातों में प्रधानमंत्री की भूमिका व्याख्यायित करते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग स्टेटमेंट के माध्यम से प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। कई प्रसिद्ध राजनीति शास्त्रियों एवं संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की भूमिका की विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में उसकी व्याख्या की है। इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। लॉर्ड मार्ले, इनका कहना है, उन्होंने प्रधानमंत्री का वर्णन समान के बीच प्रथम तथा कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तर के रूप में किया है। लॉर्ड मार्ले साहब प्रधानमंत्री को समान के बीच प्रथम एवं कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तर के रूप में बताते हैं। वे कहते हैं,
कैबिनेट का प्रमुख समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है तथा वह उस पद को धारित करता है जो काफी दायित्वपूर्ण होता है। वह देश का सबसे प्रमुख प्राधिकारी होता है। हर्बर्ट मैरिसन ने कहा, सरकार के मुखिया के रूप में वह सबसे प्रमुख होता है, लेकिन आज उसके दायित्वों में काफी परिवर्तन आया है। सर विलियम वर्नर हरकोर्ट, उन्होंने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है। जेनिंग्स, वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। वह संविधान का मुख्य आधार है। संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर ही जाते हैं। H.J. लॉस्की, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट के संबंधों पर वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री इसके निर्माण का केंद्र बिंदु, इसके जीवन का केंद्र बिंदु एवं इसकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसी दूरी बताया जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण सरकारी मशीनरी घूमती है। H.R.G. ग्रीव्स, सरकार देश की प्रमुख है और वह प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। H.R.G. ग्रीव्स कहते हैं कि सरकार देश की प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। मुनरो ने कहा, प्रधानमंत्री के लिए वह राज्य की नौका का कप्तान है। रैमजो मोर ने इसे राज्य के जहाज का मल्लाह कहा है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण और अहम होती है कि देखने वाले इसे प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं। इस प्रकार R.H. क्रॉसमैन कहते हैं, युद्ध के पश्चात कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में पूर्णतः परिवर्तित हो गई है। इसी प्रकार बर्कले कहते हैं, संसद प्रायोगिक रूप से संपूर्ण नहीं है। संसदीय लोकतंत्र अब ढह चुका है। ब्रिटिश व्यवस्था का प्रमुख दोष प्रधानमंत्री की सुपर मिनिस्ट्रियल शक्ति है। यही व्याख्या भारत के संदर्भ में भी सही है। आइए हम राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री के संबंधों पर चर्चा कर लेते हैं। संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित उपबंध हैं। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी वह करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री के कर्तव्य। संघ के कार्यकलाप की प्रशासन और विधान विषय प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करने का कर्तव्य प्रधानमंत्री का है। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह प्रधानमंत्री उसको दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार करने के लिए प्रधानमंत्री रखे। वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं, आइए देख लेते हैं। 6 लोग, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, नरेंद्र मोदी अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई तत्कालीन बंबई राज्य के 1552 से 56 की अवधि तक मुख्यमंत्री रहे, जो मार्च 1977 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के 1967 से 68 तथा पुनः 1970 में मुख्यमंत्री थे, जो मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। ये 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बाद में वे 1991 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे।
एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, जिन्हें जून 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार का मुखिया चुना गया। नरेंद्र मोदी भाजपा मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वे 2001 से 2014 तक 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। आइए अब हम प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं और इम्पोर्टेंट हैं। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। आर्टिकल 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। 78 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य। आर्टिकल 88 सदनों के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार। अब प्रधानमंत्री यहाँ पर समाप्त होता है और ये लेक्चर आप लोग एक बार सुन के ही आपको सब रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।